Hello aspirants, I am Ritesh Shukla and this is 120 plus mains discussion of Disha publication, and this particular video is that of full paper discussion. As I have been telling you since the beginning of this video, of all these videos, that what is the purpose of these videos, and in those videos I have already explained how the answer writing pattern is being explained, what are things has to be included when you are writing answers for a particular question, and you'll have to see the type of question that is, and thereafter while you are presenting your answer you need to put some kind of indictment so that your answer becomes a fully a kind of answer which could fetch better marks. So that is what we are trying to do, and we have already presented GS 1 and 2 videos, and this is the GS third full paper discussion part, whereas I have also discussed 2 to 3 questions of different other subjects which are included in GS3. तो इस वीडियो के साथ मैं जो है फुल पेपर डिस्कशन जो है स्टार्ट करूंगा, और इसमें भी 2 क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, और आप सभी को ये बताऊंगा कि आखिरकार जो आंसर प्रेजेंट करना है GS3 के अकॉर्डिंग, या फिर GS3 बहुत ही डाइवर्स सब्जेक्ट्स हैं, इसमें अलग अलग इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, काफी अलग अलग डाइवर्स सब्जेक्ट हैं। उसमें आंसर प्रेजेंटेशन करते वक्त आपका जो डायग्राम यूज करना या फिर ग्राफ्स यूज करना, स्टैटिस्टिक्स यूज करना, ये सब जो यूज करना है, कहाँ पर यूज करना चाहिए, कहाँ पर आपको जो है मार्क्स फेच करेंगे, कहाँ आप मार्क्स फेच नहीं कर पाएंगे, कहाँ पर नेगेटिव मार्क्स होते हैं, तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ अगर क्वेश्चन के साथ अगर आपको कंटेंट भी मिल जाता है तो देन दैट इज वेल एंड गुड। So I'll be starting with this video. So let me start with it. So I'll be discussing the first question, which will be that of Indian economy. The first question is, highlight the importance of financial inclusion measures in bridging gender inequalities. Okay. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इट इज वेरी मच फॉर एवरी टाइम इट हैज बीन इन न्यूज। हर जगह पर ज्यादातर आपने देखा होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्ड का इस्तेमाल होता है। कभी आप देखा होगा कि आरबीआई ने एक सर्टेन मैकेनिज्म डेवलप किया है जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कभी गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म डेवलप किया है जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन किस प्रकार से जेंडर इनइक्वालिटीज को कम कर रहा है, इसके बारे में बताना है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन मेजर्स इन ब्रिजिंग जेंडर इनइक्वालिटीज। जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जो असमानता है जेंडर्स के बीच में, मेल फीमेल के बीच में जो असमानता है, उसको किस प्रकार से ब्रिज कर रहा है, उसको कैसे जो है कम कर रहा है। तो क्वेश्चन ओवरऑल है, क्रिटिकली एग्जामिन द रेलेवेंट इंक्लूसिव मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर इफेक्टिवनेस। तो ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर बताना है, ऐसे मेजर्स को बताना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है, जिससे कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको ब्रिज किया जा रहा है बाय द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑलराइट, तो इसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो आखिरकार ये कौन सा स्कीम, फाइनेंशियल इंक्लूजन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? ये जो है एक ऐसा तरीका है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ही हाई इनकम के लोग नहीं हैं, स्मॉल इनकम के लोग हैं। और जो स्मॉल इनकम के है, मैंने बताया था कि फॉर्मल इकोनॉमी में जो है डिवाइडेड है हमारी ओवरऑल इकोनॉमी। जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसमें जो छोटे तबके के लोग हैं उनका जो है पर डे इनकम होता है, और जो पर डे इनकम होता है वो बहुत ही कम होता है। वो जो कम इनकम है, वैसे लोग अगर कभी सेविंग करना चाहें, कभी अगर उनसे कुछ फ्रूटफुल करना चाहें फर्दर फ्यूचर प्लान्स के लिए, तो वो जो स्मॉल अमाउंट है उससे कैसे उनको हेल्प मिल सकता है, उसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का पूरा प्रोग्राम था। फाइनेंशियल इंक्लूजन कहने का मतलब है कि एक छोटे से भी तबके का, छोटे से इनकम का भी व्यक्ति है, तो उसको मेन स्ट्रीम गवर्नेंस से, मेन स्ट्रीम बैंकिंग से उसको जोड़ा जा सके। और वो जो मेन स्ट्रीम बैंकिंग से जोड़ने का जो तरीका है उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। तो हम पहले एक्सप्लेन करेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, देयर आफ्टर विल बी नोइंग अबाउट द स्कीम्स दैट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड, एंड देयर आफ्टर विल बी कंक्लूडिंग द आंसर। ऑलराइट, तो फर्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ मेजर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट इन 2005 to include the lower income group and socially marginalized people in economic parameters of the government that ease up living standards of such individuals. All right, तो ओवरऑल जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये था कि जो स्मॉल ग्रुप्स हैं, लो इनकम ग्रुप्स हैं, मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, जिनका जो है स्टेटस भी, सोशल स्टेटा भी बहुत अच्छा नहीं है, उनको जो है मेन स्ट्रीम बैंकिंग के साथ, मेन स्ट्रीम गवर्नेंस के साथ जोड़ दिया जाए।
और जब ये लोगों को जोड़ दिया जाएगा तो थ्रू द स्कीम्स, थ्रू द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट, ये लोग अपने आप को और ऊपर उठा पाएंगे। तो ये जो है ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन का मकसद था, बेनिफिट भी इसके साथ होते थे और ये जो है इसका पर्पस था ओवरऑल। तो विल बी सीइंग financial inclusion has taken complete new turn from 2015 as when Jan Dhan Yojana was launched, as it reflected equality as far as implementation of the scheme was concerned। तो जो जनधन योजना था, हमें जो है यहाँ बताना है कि जेंडर इनइक्वालिटी को कैसे कम किया जा रहा है, इनके जो असमानता है मेल फीमेल के बीच में उसे कैसे कम किया जा रहा है थ्रू द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंने बताया कि छोटे इनकम के लोग हैं, लेकिन उस छोटे इनकम वाले लोगों में भी आखिरकार किसका रेशियो ज्यादा है, तो वो फीमेल्स का ज्यादा है, क्योंकि फीमेल्स आर नॉट वर्किंग इन आवर सोसाइटी और कम्युनिटी। और वहां पर भी जो रूरल कम्युनिटी है उसमें जो है फीमेल्स होती हैं, वो वर्किंग तो होती है बट दे आर नॉट पेड। तो एक अनपेड वर्कर की तरह काम करते हैं, और वो उनको जो है जब फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू किसी बैंकिंग सिस्टम या फिर किसी ऐसे गवर्नेंस में यूज करना होगा, उनको जब मेन स्ट्रीम में लाना होगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट को एक स्पेसिफिक रॉबस्ट स्कीम की आवश्यकता होगी। तो उसमें एक जो बहुत बड़ा स्कीम था वो है जनधन योजना। जनधन योजना के थ्रू ये किया गया था कि स्पेसिफिक अकाउंट्स खोले गए थे। फर्स्ट ईयर में ही जो है काफी बड़े अमाउंट में, बड़े ग्रुपिंग्स में जो है अकाउंट खोले गए थे बैंक्स में। और ये जो अकाउंट्स होते थे वो एक ऐसे मार्जिनलाइज ग्रुप्स का होता था, जिसमें जो है एक सर्टेन काइंड ऑफ ओवरड्राफ्ट भी दिया जा रहा था, ताकि ऐसे अमाउंट का वो प्रयोग करके और अपने कुछ बिजनेस या फिर किसी ऐसे पार्ट को ओपन कर पाए। तो जनधन योजना वाज अ वेरी इफेक्टिव स्कीम विच कुड बी सेड कि ये जेंडर इनइक्वालिटी को काफी कम कर रहा था। ओके, तो हम इसको आगे देखेंगे कि हाउ इट वाज डूइंग दैट और थ्रू अदर स्कीम्स आल्सो। ठीक है, तो द फर्स्ट स्कीम वाज इन सुकन्या समृद्धि योजना। अब इससे क्या होता था कि इस स्कीम के थ्रू in this scheme, guardians can open savings account for the girl child with an authorized commercial bank or Indian Post branch. Minimum amount to deposit money is 250 and maximum limit is 1.5 lakh, which had the maturity period of 21 years, immensely helping rural and urban women who had no financial assistance at lower level। तो इसका जो ओवरऑल मकसद था सुकन्या समृद्धि योजना का, एट द एज ऑफ 21, जब जो है शादी करने की या फिर मैरिज करने का जो एज हो जाता है हमारे यहाँ पर, मैरिज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फीमेल चाइल्ड। तो उसका जब एज मैरिज का हो जाता है, तो उस समय तक के लिए एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ अमाउंट को डिपॉजिट करके, उसको सेविंग करके, उसको थोड़ा सा प्रीमियम प्रोवाइड करके और उसको मेच्योर करा के एट द एज ऑफ 21 उनको जो है डिलीवर करना, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम था थ्रू सुकन्या समृद्धि योजना। और उनके पास एटलीस्ट 1.5 लाख तक की जो है मेच्योरिटी पीरियड तक का ये ओवरऑल 1.5 लाख तक का अमाउंट तक का उनको प्रोवाइड हो सकता था। तो ये जो है क्या हेल्प कर रहा था कि 21 ईयर्स तक ऐसे अगर प्रीमियम वो पे कर रहे हैं, अगर बचपन से ही पे कर रहे हैं और इस स्कीम के थ्रू वो लग गए हैं, तो देन दे आर गोइंग टू गेट अ गुड अमाउंट सो दैट 21 साल तक वो जो है अच्छा खासा मैरिज कर पाए। तो ये जो है बहुत हेल्पफुल था, खास करके फीमेल चाइल्ड के लिए। ऑलराइट, तो ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी एविल प्रैक्टिसेस भी फॉलो की जाती है, और उस एविल प्रैक्टिस को एक प्रकार से खत्म करने के लिए आखिरकार एक बैकग्राउंड होना चाहिए फीमेल गर्ल चाइल्ड के साथ। और ये जो बैकग्राउंड था वो गवर्नमेंट ने क्रिएट कर दिया, ताकि ऐसे सोशल एविल प्रैक्टिसेस जो धीरे धीरे खत्म हो रही है उसको जो है किसी तरह से बैलेंस किया जा सके। ठीक है, तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट कुड बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल इंक्लूजन व्हिच वाज ब्रिजिंग द मेल एंड फीमेल गैप। ऑलराइट, now Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana has around 30% accounts opened that of women. This has also been connected with PMJDY account and money is transferred through direct benefit transfer। तो प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना था उसमें अराउंड 30% अकाउंट जो थे वो वुमेन के ही ओपन किए गए थे। ठीक है, तो आखिरकार जो ये अकाउंट्स ओपन किए गए वुमेन का स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो मेल्स थे, क्योंकि मैंने बताया कि मेल ही पेड होते हैं, वही जो है वर्क करते हैं, उनको ही जो है सैलरी मिलती है, उनके पास ही अथॉरिटी होती है ज्यादातर जो है चीजें प्लान करने का, वर्क करने का। लेकिन जब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना था उसके तहत वुमेन को जो है ज्यादा तवज्जो दिया गया, उनको जो है ज्यादा परसेंटेज ऑफ वुमेन को अकाउंट्स को ले गए, ताकि उनको जो है कोई स्पेसिफिक अमाउंट प्रोवाइड करके और उनको जो है प्रोत्साहन दिया जा सके। तो दिस इज ऑल्सो अबाउट डिक्रीजिंग द रेशियो ऑफ मेल फीमेल, जहां तक अलग
प्रॉब्लम्स जो दोनों के बीच में मेल फीमेल के बीच में आकर कर जाते हैं बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स थिंग्स, उसको जो है कम किया जा रहा है। ठीक है। नाउ about the critical evaluation of the schemes initiated by the government that helped in reducing gender inequality। तो आखिरकार जेंडर इनइक्वालिटी को किस प्रकार से कम किया गया, ये दो सर्टेन स्कीम्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्कीम्स थे, सप्लाई स्कीम है, उसके साथ ही ऐसा कई सारे अलग अलग स्कीम्स हैं। उज्ज्वला उज्ज्वला किसी न किसी प्रकार से वो फाइनेंशियल इंक्लूजन की ओर ही जाते हैं, लेकिन वो वेलफेयर स्कीम्स हैं। तो ये जो स्कीम्स हैं आखिरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन के ही हैं, साथ ही साथ ये मेल फीमेल के बीच की जो इनइक्वालिटी है उसको भी कम कर रही है। ठीक है। देयर वाज नो स्पेसिफिक मेंशनिंग ऑफ women related scheme during the initiation of PMJDY, which marked the rural as well as urban women as their population is largely under financial burden. Women specific schemes like Sukanya Samriddhi, Bharatiya Mahila Bank, Rashtriya Mahila Post, Stand Up India have too little to offer and provide complications at the initial level during the filing of the application because many of the women are ill-educated in the rural areas. Financial illiteracy is a big concern as far as reduction of gender inequality is concerned. तो आखिरकार गवर्नमेंट की जो स्पेसिफिक ये स्कीम्स है उससे मेल फीमेल के बीच में जो इनइक्वालिटी का जो स्पेस है वो तो कम हो रहा है, लेकिन जो ये वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स जो अलग अलग चलाए जा रहे हैं उसका जो मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि जो रूरल वुमेन होती हैं वो इलिटरेट हैं। उनके इलिटरेट होने की वजह से उनको जो इन्फॉर्मेशन एज इट इज प्रोवाइड होनी चाहिए वो प्रोवाइड नहीं हो पाती, और जब गवर्नमेंट अपनी सारी स्कीम्स के बारे में बेनिफिट उनको बताते हैं तो वो उसको अच्छे से समझ नहीं पाते। तो इट इज द वर्क ऑफ द कंसर्न्ड प्रोफेशनल हु इज at a particular juncture who is providing the info to the rural people। तो ऐसे प्रोफेशनल्स को एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक तरीके से उनको जो स्किल्ड होना पड़ेगा जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन जो है बहुत आसान भाषा में ऐसे लोगों को समझा पाए जो कि उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं ले पाते क्योंकि वो इलिटरेट हैं या फिर किसी प्रकार से प्रॉब्लम में है। ठीक है। तो ये है ओवरऑल क्रिटिसिज्म की आखिरकार स्कीम्स तो स्टार्ट किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा और वो बेनिफिट के लिए भी हैं वुमेन के, लेकिन वुमेन को वो एज पर द फीचर्स ऑफ द स्कीम नहीं प्रेजेंट हो पा रहे क्योंकि जो वुमेन वहां पर हैं, जो हमारे यहाँ पर लार्ज वुमेन है रूरल कम्युनिटी में या फिर इवन अर्बन कम्युनिटी में, वुमेन की जो लिटरेसी रेट है वो काफी कम है। तो उनको जो है ठीक ठाक तरीके से समझाना, ठीक ठाक तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना वो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी कई बार जो है लापरवाही के चलते या फिर कई बार अपने टास्क को पूरा नहीं करने के चलते पूरा नहीं कर पाते। तो दैट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम which could be seen when the government is implementing these things regarding the women। ठीक है। तो these are the some of the schemes and some of the I explained two of the schemes in the starting part, thereafter I explained what are the criticism that are being given against the government schemes। all right, अब इसको कंक्लूड करते हैं। गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव इंक्लूडिंग मार्जिनलाइज्ड पीपल इन द मेन फ्रेम ऑफ इकोनॉमी इज रेलेवेंट ओनली टू दोज लिटरेट्स एंड एजुकेटेड इंडिविजुअल्स हु हैव लिटिल नॉलेज ऑफ मोबाइल और कैन रीड और राइट, whereas the largest section of the society in rural and urban area remains to be illiterate or are incompetent in operating necessary devices that are used in accessing these schemes। Simplification of the instructions in the schemes can be of great help to those illiterate individuals। तो यहाँ पे जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जो भी टेक्निकलिटी या फिर टेक्निकल चीजें डेवलप की जा रही हैं अंडर द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑल्सो, उसका जो इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट बीइंग कन्वेड एज पर इट हैड टू बी। ठीक है। जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो सही से कन्वे नहीं हो पा रहा है, और जो कन्वे होना चाहिए वो भी इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर इलिटरेट लोग हैं या फिर लोग भी जो है बहुत ही अच्छे खासे पढ़े लिखे नहीं हैं और वो जो टेक्नोलॉजी से हैं वो बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए भी स्पेसिफिक काइंड ऑफ तरीका जो है ढूंढना होगा गवर्नमेंट को, और जो एम्प्लॉयज हैं उनको स्पेसिफिक स्किल्स भी प्रोवाइड करने होंगे जिससे कि वो आसान भाषा में चीजें प्रोवाइड कर पाएं और ऐसे स्कीम्स का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिला पाएं ऐसे इंडिविजुअल्स को, ऐसे वुमेन को। देन ओनली विल बी एबल टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी इन बिटवीन मेल एंड फीमेल as far as economic activity is concerned। all right, तो अगर ये क्वेश्चन अगर आपके पास 10 मार्क्स का है क्योंकि ये जो है 150 वर्ड से ऊपर का क्वेश्चन है ही नहीं,
ये इस प्रकार से इसको पुटअप किया गया है। तो विथ ऑल दीज क्योंकि आपके पास स्कीम तो बहुत होते हैं, लेकिन सारे स्कीम्स को आपको एक्सप्लेन नहीं करना, कोई एक दो स्कीम्स आप अच्छे से ले सकते हैं और उसमें जो है उसकी जो कोर पार्ट है उसको एक्सप्लेन करने के बाद आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर क्रिटिसिज्म ऐसा पूछा हुआ है तो उन दो स्कीम्स के जो चीजें हैं उनको ही लिखकर और उसमें जो स्पेसिफिक ड्रॉबैक्स है उसको आप प्रेजेंट कर दीजिए, योर आंसर विल बी परफेक्ट फाइन। ऑलराइट, तो अगर ये 10 मार्क्स का है तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अराउंड 8 और 7। ऑलराइट, तो ये तो ओवरऑल परफेक्ट आंसर है, लेकिन व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो 10 मार्क्स के आते हैं उसमें आपको स्कीम्स प्रोवाइड करने हैं। पहले तो आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन बता देना होगा, या फिर ऐसे अलग अगर कोई डेफिनेशन होते हैं पहले वो बता देना होगा बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट में। दूसरे में गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या क्या किया है, उनके जो छोटे स्कीम्स है वो बता देना होगा। फिर उस स्कीम में कौन कौन से ड्रॉबैक आ रहे हैं वो जो है प्रेजेंट कर देना होगा। एंड फाइनली यू विल बी कंक्लूडिंग और अपने कुछ स्पेसिफिक रिमार्क्स देके गवर्नमेंट को कुछ चेंजेस करने चाहिए या नहीं भी करने चाहिए, you can conclude your answer. Definitely that will be very much fine in getting better marks. All right, so we'll move on to the other question. uh, this is also related to Indian economy. Economic planning in India has failed to achieve its major objectives. Discuss, this is the first part. What changes would you recommend for making planning more effective in a liberalized economic environment in the country? अब आपने देखा होगा कि जो इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर ओपिनियनेटेड हैं, और वो भी ऐसे ओपिनियन होते हैं जो कि गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनको ही प्रेजेंट करने के लिए कहते हैं, लेकिन आपके एक ओपिनियन को भी वो चाहते हैं कि ये जो ऐसे पर्सपेक्टिव्स है क्या वो सही है या नहीं। तो you will be criticizing, but you will be criticizing positively. You are not going to criticize negatively, because negative criticism will only fetch you negative marks. It is not going to fetch you good marks. All right, तो आपको जब प्रेजेंट करना है तो आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दीजिए, और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में भी ऐसा होना चाहिए कि स्कीम्स आर वर्किंग या फिर गवर्नमेंट की जो प्लान्स है दैट आर वर्किंग, बट जो बेसिक जो प्लान है, द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान अगर उसमें प्रॉब्लम है तो बेसिक जो प्लान है उसमें या फिर एग्जीक्यूशन है उसमें या फिर कहीं पर जो नोडल एजेंसीज हैं उसमें यहाँ पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रहे हैं, या फिर जो कि बहुत बड़ा पार्ट है भी गवर्नेंस का, तो उसको इंक्लूड करके ही आप जो है आंसर बिल्टअप कीजिए, खास करके ऐसे क्वेश्चंस में जो कि इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड है। ऑलराइट, तो अब स्टार्ट करते हैं। इंडियाज डेमोक्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी एंड chaotic nature of development policy are well known. The literature on the development state driven by the East Asian experience had been largely preoccupied with the importance of autonomy or East Asian states' ability to maintain its independence from powerful social actors. अब जो यहाँ पर बताया पूछा गया इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया फेल टू अचीव इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर इंडिपेंडेंस के बाद से अगर बात करेंगे तो क्योंकि हमारा एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है एंड वी वर आल्सो इन अ काइंड ऑफ डिल्यूज, बिकॉज ब्रिटिशर्स यहाँ पर जो है राज कर रहे थे और बहुत सारी वेल्थ जो है वो ड्रेन कर चुके थे, तो हम बहुत अच्छे स्टेटस में नहीं थे। तो इंडिपेंडेंस के बाद से अगर बात करेंगे तो बिकॉज एग्रीकल्चर वाज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इस पर ही हम रिलाई कर सकते थे क्योंकि लार्ज चंक ऑफ प्रोडक्शंस जो है वो हमारे एग्रीकल्चर में थे, उसको ही हम जो है सधा कर तब जाके आगे बढ़ सकते थे। तो एग्रीकल्चर वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और जो ईस्ट एशियन इकोनॉमी था जो ओवरऑल, क्योंकि 1947 के बाद से बहुत सारे ऐसे स्टेट्स उस समय इंडिपेंडेंट या फ्री होने लगे थे कॉलोनियल रूल से। जब कॉलोनियल रूल से वो भी फ्री होने लगे तो वहां से जो स्पेसिफिक ट्रेड थे वो कुछ 10 साल बाद 15 साल बाद वो भी जो है शुरू होने लगे बाहर के देशों से, यानी कि आसपास के जो देश थे इंडिया के ही आसपास जैसे म्यांमार है या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनसे जो है हमारे ट्रेड जो है 10-15 साल के भीतर या उनके बाद से शुरू होने लगे धीरे धीरे। तो वो जब तक हम बहुत अच्छे से ऑक्यूपाई कर पाते तब तक हमारी इकोनॉमी बहुत ही जर्जर थी, और जब ऐसे हम ट्रेड करना चालू कर देते हैं, आदान प्रदान चालू कर देते हैं, देन वी सी दैट आवर स्टेट ऑफ इकोनॉमी इज इंप्रूविंग लिटिल बिट। ठीक है, लेकिन दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर इटसेल्फ। तो इसीलिए ये कहा जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो तो अच्छी खासी की गई थी, लेकिन इट फेल्ड क्योंकि वो मेजर ऑब्जेक्टिव्स को अडॉप्ट नहीं कर पाए। ठीक है, India, on the other hand, was caricatured as a country whose industrialization and growth were obstructed by politics and patronage. India's sustained growth beyond 1991 poses a puzzle for this literature. अब क्या है कि इंडिया जो है ज्यादातर
जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके इम्प्रूवमेंट नहीं सही से हो पाए, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स का, क्योंकि पॉलिटिक्स वाज नेवर स्टेबल, और पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं होने की वजह से गवर्नेंस जो है वो स्टेबल नहीं थी। गवर्नेंस स्टेबल इसलिए नहीं थी क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स वे आर नॉट वर्किंग बिकॉज डिसीजन मेकर्स वे आर नॉट स्टेबल। ठीक है, इसकी वजह से अगर कोई स्पेसिफिक स्कीम्स भी है गवर्नमेंट सिटीजन्स के लिए, दैट वाज नॉट बीइंग कंप्लीटली प्रोवाइडेड टू देम। ठीक है, इसकी वजह से हमेशा कोई ना कोई लूप होल रह जाता था, जिसकी वजह से थ्रू आउट आफ्टर इंडिपेंडेंस अंटिल द 1990s, क्योंकि 1990s के बाद एलपीजी हो जाता है, और एलपीजी तत्कालिक रूप से बहुत प्रभावी नहीं था, 3-4 साल बाद प्रभावी होता है। तो कहने का मतलब है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दैट वाज अमाउंटिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, व्हाट एवर द प्लानिंग वाज बीइंग डन, उसको जो है डिस्ट्रॉय कर रहा था। ठीक है, फॉलोइंग रिकमेंडेशंस विल हेल्प इन असिस्टिंग इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। तो आखिरकार क्या ऐसी चीजें हैं जिससे कि इकोनॉमी को थोड़ा सा और अच्छा किया जा सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अकाउंट डेफिसिट है। अब जब भी डेफिसिट टर्म आप देखते हैं तो उससे आपको ये समझना होगा कि वी आर नॉट इन ए वेरी गुड स्टेट। ऑलराइट, अब डेफिसिट कहने का मतलब है कि घाटा, और ये घाटा जब तक हम मेंटेन करते रहेंगे, जब तक हमको ये दिखाई देता रहेगा, ये हो सकता है कि बहुत सारे अलग अलग डेफिसिट्स हैं, प्राइमरी डेफिसिट्स, फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, बहुत सारे डेफिसिट्स हैं, उनके अलग अलग टर्म्स है, यू वुड बी नोइंग अंटिल नाउ। तो ये जो डेफिसिट्स हैं, जब तक ये घाटा मेंटेन हो रहा है काइंड ऑफ परसेंटेज, जब तक उनको मेंटेन किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशंस, इनको जब तक हम खत्म नहीं करें तब तक हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे स्तर पर नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पे दिया गया है, वो भी किसके अंदर, रिकमेंडेशंस, ताकि जो है इकोनॉमी को हम लॉन्ग रन में अच्छा बना सकें या फिर तंदुरुस्त बना सकें। ठीक है, तो आखिरकार इसमें क्या है, करंट अकाउंट बैलेंस इज द सम ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट करंट ट्रांसफर्स। ये जो है करंट अकाउंट बैलेंस है, इसमें क्या क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, और नेट करंट ट्रांसफर्स होते हैं। ठीक है, these are some of the terms which are included in the current account balance। ठीक है, ये कोर जो है इकोनॉमी का पार्ट है, you would be knowing about it। अब it is an important indicator of the health of an economy। A positive balance means that nation is a net lender, a negative balance indicates being a net borrower। The biggest component of current account balance is trade balance। ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट होना कहने का मतलब है कि वी आर इंपोर्टिंग मोर देन वी आर एक्सपोर्टिंग। ठीक है, एनीथिंग, एनी प्रोडक्ट जो है हम बाय कर रहे हैं ज्यादा rather देन सेलिंग। अब हम सेल नहीं कर रहे हैं और ज्यादातर बाय कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर आते हैं और यहाँ से पैसा अपने यहाँ पर ले जाते हैं, तो अमाउंट जो हमारे यहाँ पर जो पैसे की वैल्यू है उसमें कमी आ जाती है, और इवन पैसा भी हायर चंक में बाहर चला जाता है। जो वो हायर चंक में बाहर चला जाता है तो दैट वर्क एज अ बर्डन ऑन द इकोनॉमी ओवरऑल। ठीक है, तो इस चीज को हमें कम करना है, और जब इसको हम कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली व्हेन डेफिसिट गेट्स इनटू सरप्लस, हम ये कह पाएंगे कि हाँ अब जो है हम किसी अन्य देश को कुछ अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड करके और उस पर स्पेसिफिक इंटरेस्ट लेके अपने इकोनॉमी को और सुव्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसलिए डेफिसिट हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सरप्लस। ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर गिविंग अ बूस्ट टू आवर इकोनॉमी। ठीक है, find the balance between growth and inflation। It is axiomatic that growth will bring about inflationary pressures। The interest rate is an important instrument to play with this trade-off। While growth is an efficiency concern, inflation, which creates a negative impact on economic well-being and more severely on the purchasing power of the poor, is an important equity concern। अब क्या है कि जो ग्रोथ है और इन्फ्लेशन है, ऐसा कहा जाता है कि इन्फ्लेशन जो है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन इज कमिंग अप विद द ग्रोथ देन इट इज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी। यानी कि ग्रोथ भी मेंटेन रखना होगा, साथ ही साथ इन्फ्लेशन मेंटेन रखना होगा, और साथ ही साथ जो इनकम है लोगों का उसको भी कंसिस्टेंटली ग्रो करना होगा, ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको भी टैकल किया जा सके। इफ इन्फ्लेशन इज ग्रोइंग एट अ वेरी स्टेगनेंट अमाउंट, उसको जो है मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है इन्फ्लेशन, तो दैट इज गुड। whereas income must also rise steadily। ठीक है, steadily rise of income, steadily rise of inflation, steadily rise of automatically it will amount to good growth। लेकिन steady rise होना चाहिए दोनों के बीच में, और जब steady rise होगा तो what will happen, growth will automatically will be there and it will be improving the economy। That is what has been explained here।
एंड अनदर थिंग इज रिमूव स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो फॉर बैंक्स। अब ये एसएलआर क्या होते हैं, ये सम अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि बैंक को रखना होता है अपने पास में ही। ये जो है बेसल नॉर्म्स के थ्रू किया जाता है। सारे सेंट्रल बैंक्स, सारे कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स जो है वो ऐसा रिकमेंड करते हैं कि आप एसएलआर को जो है रखिए, ताकि कभी अगर बैंक दिवालिया हो जाए या कुछ हो जाए तो इस एसएलआर के थ्रू जो है उससे रिकवर कर पाए। तो ये जो है बैंक को ही बोला जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे परसेंटेज ऑफ मनी होते हैं जो कि बैंक को रखना होता है। कभी वो आरबीआई के साथ रखना होता है, कभी अपने पास ही रखना होता है, कभी स्पेसिफिक अमाउंट किसी प्राइम लेंडर के पास रखना होता है। तो ये कई सारे ऐसे अलग अलग मैकेनिज्म है जिससे कि बैंक्स को डूबने से बचाया जा सके, क्योंकि बैंक्स आर नाउ nodal agencies which are providing small amount from small amount to larger amount to each and every individual। अब अलग अलग इंडिविजुअल को बड़े से छोटा अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, इसलिए बैंक्स को डूबने नहीं देना चाहते कोई भी गवर्नमेंट। ठीक है, तो बैंक्स को काफी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। तो इसमें से क्या करना होगा, हमारी इकोनॉमी को अगर अच्छा खासा बनाना है तो एसएलआर को रिमूव करना है। एसएलआर एक लार्ज चंक ऑफ मनी होता है बैंक के पास, तो आखिरकार ये खत्म हो जाएगा। तो ये मनी या तो मार्केट में आ जाएगा या फिर गवर्नमेंट खुद जो है उसको अपने पास रख लेगी और उससे जो है वेलफेयर स्कीम्स को टैकल करेगी। तो यही दो चीज हो सकता है। तो आखिरकार इसमें क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज द रिजर्व रिक्वायरमेंट टू बी मेंटेन्ड बाय कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, cash or approved securities before providing credit to customers. It is determined by the Reserve Bank of India and is mandated to serve a threefold purpose: to control the expansion of bank credit, to ensure solvency of commercial banks, create process for the commercial banks to invest in government securities like government bonds. In that sense, SLR is a risk management instrument used by the government through the RBI to ensure portfolio safety of banks. तो ये जो ओवरऑल जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का जो पर्पस है, ये इसलिए ही है कि बैंक्स को डूबने से बचाया जा सके और उनके पास जो है एम्पल अमाउंट रहे, जिससे कि कभी अगर दिवालिया हो तो जो उनके कस्टमर्स है उनको उनके अमाउंट को प्रोवाइड करके बैंक को जो है वो लेंड ऑफ कर दें। तो दैट इज वाई स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का ये ओवरऑल पर्पस था। लेकिन लार्जली देखा गया है कि बैंक्स डू नॉट ऐसे ही आसानी से जो है वो खत्म नहीं हो जाते, उनके पास और भी अलग से अमाउंट ऐसा होते हैं जिसकी वजह से वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो इसलिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कई बार अलग अलग पैनल्स ने ऐसा रिकमेंड किया है कि इसको जो है खत्म कर देना चाहिए, और ये जो अमाउंट है उसको थ्रू वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट को एक ऐसे जगह पर लगाना चाहिए जिससे कि रेवेन्यू कुछ क्रिएट किया जा सके और उससे और रिकैपिटलाइज किया जा सके बैंक्स को, और बैंक्स को और बड़ा बनाया जा सके। तो ये जो है ओवरऑल रिकमेंडेशन रहा है बहुत सारे पैनल्स का। तो इस एसएलआर को अगर रिमूव करते हैं तो उससे भी इकोनॉमी जो है उसको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। ठीक है, now conclusion is current scenario of the economy is depicting recovery because of the lockdown due to coronavirus. It will resume its early stature this year through GST collection and other taxations. ठीक है, अब अगर पास्ट 2 इयर्स का बात करें तो इट वाज ऑल अबाउट कोरोना, और कोरोना की वजह से बहुत सारे सर्विसेज डाउन थे। लॉकडाउन जो है उससे हो गया था, लॉकडाउन करने की वजह से सर्विसेज ही बहुत सारे इफेक्ट हो गए थे। एंड इंडिया डिड मास्टर्ड दी सर्विसेज सेक्टर। अब सर्विसेज सेक्टर बंद होने की वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा ग्रोथ तो नहीं मिल पाई, लेकिन अब जब वापस इकोनॉमी रिवाइव कर रही है तो वी आर रिवाइविंग विद द सेम पेस बिकॉज सर्विसेज सेक्टर्स हैव बीन ओपनड अप कंप्लीटली एंड दे आर अगेन प्रोवाइडिंग अ गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ टू द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर ये 15 मार्क्स का भी है, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अराउंड 13 to 12 मार्क्स। अब ये मैं हाईएस्ट मार्क्स बता रहा हूँ, ऐसा मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता, लेकिन ये हाईएस्ट मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए मिल सकते हैं इफ यू आर राइटिंग ऑन योर ओन व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर पर्सपेक्टिव, बिकॉज यू आर गोइंग टू लैक समवेयर इन रिगार्डिंग द पर्सपेक्टिव, दैट इज व्हाई मार्क्स आर डिडक्टेड। Also you are competing with another individual whose papers will also be checked, that is where you will always compete and you will decrease your marks because of the competition। all right, तो इसलिए ये जो है परफेक्ट आंसर है। if you are presenting your answer for certain kind of question, आपको उसमें ये देखना ही होगा कि जो मेरा सेंटेंसेस है वो जो है कितने लाइंस में बन जा रहे हैं और कितना ज्यादा इफेक्टिव है, कितना वेटेज है उस सेंटेंसेस में। ठीक है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रपोजिशंस का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए जब आप आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, उसको काफी कम रखिए, बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही छोटे सेंटेंसेस यूज कीजिए, बहुत ज्यादा फ्रेजेस की यूज करने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस ही यूज कीजिए लेकिन प्रपोजिशंस के बिना। ठीक है, sentences must be meaningful, that is the core part, ताकि आप वर्ड लिमिट में भी रहें और अपनी बातें भी कह सकें। ठीक है, so this is the overall answer for this particular question. I'll be coming up with another 2 questions
in another video, and at the end of the video I'll be giving you 2 questions, and you can write those questions and give it back to us. We will sign it for you. We will review those answers and will provide remarks regarding कि क्या वेटेज होना चाहिए, आपने जो आंसर लिखा था उसको जो है किस प्रकार से आपने प्रेजेंट किया है, उसमें जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो वो आखिरकार क्या है, आखिरकार जो आपने डायग्राम्स में प्रेजेंट किए हैं तो उस पर कितने मार्क्स आपको मिल जाएंगे, हम जो है उसमें पूरा ओवरऑल खाका बनाकर और आपको जो है वो वापस रिटर्न कर देंगे। तो एट द लास्ट ऑफ द वीडियो यू विल बी गिविंग 2 क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ आपको जीमेल का अकाउंट भी दिया जाएगा जिसपे आप आंसर लिख के और फोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हैं. वी विल रिव्यू इट एंड वी विल गिव इट बैक टू यू. ऑलराइट, so thank you for watching this. I will be coming up with the next video. Thank you. Stay safe, stay home, and keep learning.